से कर रहे होंगे। प्यारे विद्यार्थी जी, क्लास 12 की फिजिक्स की मैं बात करूं तो क्रैश कोर्स में आप लोगों को चैप्टर 7 आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं। जो भी महत्वपूर्ण बातें इस चैप्टर 7 से रिलेटेड होंगी, मैं वो इस क्रैश कोर्स के भीतर आपको संपूर्ण चीजें बताने वाला हूं। आज बेसिक लेक्चर रहेगा थोड़ा कि आपको प्रत्यावर्ती धारा से कनेक्ट किया जाएगा। व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा है क्या आखिर। तो बच्चों, इसके बारे में आपके सभी के साथ डिस्कस करूंगा। क्रैश कोर्स की आज है क्लास नंबर 24। क्लास नंबर 24। तो प्यारे विद्यार्थी जी, क्लास तो बहुत शानदार होगी, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लास्ट तक बस देखते जाना, फिर इस क्लास का आनंद सर के साथ आनंद उठाना। ठीक है। नमस्तुभ्यम, नमस्कार, आभार, अभिनंदन आप सभी प्यारे दोस्तों का, मित्रों का, मेरे छोटे भाई बहनों का। विद्यार्थी जी स्वागत करते हैं। राम राम, राधे राधे, जैसा बोलिए वैसे आपका अभिवादन को स्वीकार करता हूं। आगे क्लास को कंटिन्यू करूंगा। बच्चों, अगर बात करें सेकंड पेपर की, तो थोड़ा सा मैं आप सभी से अभी जिक्र करूंगा कि सेकंड पेपर जो आप लोगों ने फिजिक्स का पढ़ रखा है, चैप्टर नंबर 9 से लेकर के चैप्टर नंबर 15 तक, उस चैप्टर का मैं वन शॉट लेना चाहता हूं। तो आप सभी की क्या राय है, किस दिन लिया जाए, शनिवार या रविवार? क्योंकि मेरी इच्छा है कि शनिवार को ले, ताकि आप लोग रविवार को अपनी सेल्फ स्टडी वगैरह भी कर सके। तो आप लोग क्या चाहते हैं, क्या विचार है, वो मुझे बताइएगा। फिलहाल अभी हम चर्चा करेंगे, जब आपसे पूछेंगे तब आप लोग बताइएगा, उसका जवाब दीजिएगा। अभी हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। ठीक है। गुड इवनिंग माय डियर ऑल। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग प्रत्यावर्ती धारा पढ़ने वाले हैं, अल्टरनेटिंग करंट। सबसे पहले तो जान लीजिए कि प्रत्यावर्ती धारा होती क्या है। प्रत्यावर्ती धारा बच्चों, जिसे हम लोग प्यार से इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट? कोई बता सकता है अल्टरनेटिंग करंट क्या है? अल्टरनेटिंग, ओहो, अल्टरनेटिंग करंट जो है, अल्टरनेटिंग करंट बच्चों क्या है, बताइए। आप लोगों में कोई भी इसका जवाब दे सकता है? जी हाँ गुरुजी, काहे नहीं, हमको क्या आता नहीं है का, है ना। चलो, प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट बच्चों क्या है, तो मैं आप सभी के साथ एक एक पॉइंट को बताऊंगा। सर आज मेरा बर्थडे है, गिफ्ट में क्या दे रहे हैं? गिफ्ट में अगर मैं दूर रह करके बात करूं, ऐसे होता तो आप लोगों को, आपको मैं कुछ खाने पीने का इंतजाम भी कर देता, है ना। आपको पार्टी, वैसे पार्टी तो बर्थडे वाले को देनी चाहिए ना, है ना। फिर भी मैं आपको गिफ्ट, चॉकलेट्स वगैरह गिफ्ट कर देता, है ना। और बात रही दूर से गिफ्ट की, तो आशीर्वाद हमारा आपके साथ सदैव है। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है। सर मैं 9 बजे सो जाता हूं, लेकिन 2 बजे उठ जाता हूं, क्योंकि रात में सब शांत होता है। बहुत अच्छा पढ़ने का समय है। रात में उठ करके 2 बजे फिर जाइए, सुबह के 6 बजे तक एकदम आराम से पढ़िए, 4 घंटे एकदम लल्लन टॉप समय है, गजब समय है। सुबह उठ करके पढ़ना सबसे गजब का समय है, एकदम शांत माहौल रहता है ना। चलिए, ठीक है, बताइए। अच्छा, चलिए तो बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा के बारे में पढ़ना है। प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट क्या है? समय व परिमाण, जिसका मान जो बच्चों हो, मान व दिशा, परिमाण व दिशा समय के साथ बदल रही हो, वह धारा। पहले मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूं, फिर बताता हूं कैसे बनती है। वह धारा जिसकी दिशा, जिसका परिमाण, परिमाण मतलब मान, जो भी मान हो, जिसका परिमाण तथा दिशा, जिसका परिमाण तथा दिशा, वह धारा जिसका परिमाण तथा दिशा समय के साथ परिवर्तित हो रहा हो, समय के साथ परिवर्तित हो रही हो, समय के साथ परिवर्तित हो रही हो। परिमाण तथा दिशा दोनों बदलना जरूरी है। परिवर्तित हो रही हो उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ये बात तो सर क्लियर हुई, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा बनती कैसे है, क्या इसका इक्वेशन होता है, क्या वोल्टता होती है? बच्चों, आप लोगों ने घरों में आसपास कहीं भी कोई फंक्शन होता है तो आप लोग देखते होंगे जनरेटर चलाया जाता है। जब जनरेटर चलाया जाता है तो उससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और उस विद्युत धारा प्रवाहित होने की वजह से पूरे उस प्रांगण में बहुत सारी ट्यूबलाइट्स जलने लगती हैं। प्यारे साथियों, आपके घरों में भी जो लाइट आ रही है, जो विद्युत धारा आ रही है, वो विद्युत धारा अल्टरनेटिंग करंट ही है। क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना आसान होता है, विद्युत की खपत कम होती है। जबकि दिष्ट धारा जो बैटरी से अभी तक जितना हम लोग पढ़ रहे थे, सब कुछ दिष्ट धारा की खोज से पढ़ रहे थे, डायरेक्ट करंट में पढ़ रहे थे। और डायरेक्ट करंट कैसे बनती है? तो किसी विद्युत सेल से विद्युत सेलों को जोड़ करके बैटरी बनाई जाती है। तो ये भी कह सकते हो कि
बैटरी से, है ना, बैटरी से विद्युत धारा प्राप्त कर रहे थे, जो कि दिष्ट धारा जो थी बच्चों उसकी दिशा नहीं बदलती। समय के साथ परिमाण तो बदल सकता है लेकिन दिशा नहीं, ऐसे एक ही दिशा में उसका ग्राफ रहता है, एक ही दिशा में उसका ग्राफ रहता है। तो बच्चों ये होती है दिष्ट धारा। अब हम लोगों को प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट पढ़नी है, जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ बदलता रहता है। बच्चों अगर मैं प्रत्यावर्ती वोल्टता की बात करूं, प्रत्यावर्ती वोल्टता, तो उसका समीकरण जो होता है, प्रत्यावर्ती वोल्टता जो है बच्चों, प्रत्यावर्ती वोल्टता उसका समीकरण होता है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। अगर मैं प्रत्यावर्ती धारा की इक्वेशन की बात करूं, प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन बताइए, तो I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। ये धारा प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण है, ये प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण है। प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल अगर बच्चों बात करेंगे, जो कि वोल्टता के लिए ही दोनों तीनों एक जैसे, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल, तो विद्यार्थी जी याद रखना E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी। ये मैंने जो लिखे हैं ये इक्वेशन कैसे आए, कैसे प्राप्त हुए, तो बच्चों सब एक दूसरे के समरूप हैं। बस किसी एक इक्वेशन को बनाना है, मैं उसको भी बना के आपको दिखाऊंगा। बस इतना याद रखना, ये बहुत अजीब सी कोर्स थी जिसको मैंने फुल कोर्स में अच्छे से डिस्क्राइब ये कर दिया था पूरी कहानी के साथ कि सर निकोला टेस्ला ने विद्युत जनरेटर बनाया था क्योंकि उन्होंने ही बच्चों अल्टरनेटिंग करंट का आविष्कार किया था। प्रत्यावर्ती धारा को बनाने वाले, जन्म देने वाले सर निकोला टेस्ला को मेरा नमन, जिन्होंने अथक प्रयासों के बाद कम सुविधाओं के बीच रहते हुए, कम संसाधनों से उन्होंने प्रत्यावर्ती धारा के लिए विद्युत जनरेटर का निर्माण किया और विद्युत जनरेटर की मदद से उन्होंने प्रत्यावर्ती धारा को बनाया था। कैसे, आइए उस सिद्धांत को समझते हैं कि कौन सा लॉजिक है जिससे प्रत्यावर्ती धारा बनती है। और इसमें ये जो वोल्टा आप लोग देख रहे हैं, E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, इन इक्वेशंस को कैसे प्राप्त किया जाता है और आपकी परीक्षा में क्या इससे प्रश्न बन सकता है, तो जी हाँ प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से प्रत्यावर्ती वोल्टता की कौन सा समीकरण है। तो आप लोग ये समीकरण देख रहे हो, ऐसे हो सकती है, या तो इनमें +5 +90 +5 +30 जो भी है जुड़ सकता है, माइनस भी हो सकता है, -5 -90 -30। ये सर -5 वगैरह जो बोल रहे हैं ये क्या है, तो ये कलांतर है बच्चों, आगे धीरे धीरे बातें समझ में आती जाएंगी। फिलहाल क्लास को एकदम मजेदार तरीके से देखिएगा। देखिए बच्चों, अगर हम बात करें एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को घुमाने पर उसके सिरों के बीच विद्युत वाहक बल कितना होता है, उसके सिरों के बीच कुंडली के कितना विद्युत वाहक बल होता है, ये डेरिवेशन भी है एक। और बच्चों इससे प्रश्न ऐसे पूछेगा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को घुमाने पर उसके सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। आगे इतना लिख जाएगा, इतनी लंबी मैंने हेडिंग लिख दी है कि उसकी सहायता से आप प्रश्न को समझ सकते हो। बच्चों ये एक, मैं यहां पर ज्यादा लैंग्वेज लिखने का प्रयास नहीं करूंगा, सिर्फ आपको समझाऊंगा। बच्चा पार्टी, कहीं पर भी विद्युत क्षेत्र फैला हुआ है, ठीक है, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है विद्यार्थी जी, ये क्या बन रहा है, ये एक समान कहीं पर विद्युत क्षेत्र फैला हुआ है, ध्यान देना मेरी बात पर, ये एक समान विद्युत क्षेत्र फैला हुआ है। इसमें ये कोई कुंडली है विद्यार्थी जी, इसमें ये कोई कुंडली है, ये कुंडली है बच्चों, कुंडली क्वाइल, जिसमें फेरे बहुत सारे जुम 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 जुम, ये बहुत सारे फेरे लपेटे गए हैं बच्चों। यहां पर इनपुट आउटपुट बना हुआ है, ठीक है, इससे यहां पर बल्ब जोड़ दिया गया है, ऐसे जोड़ देते हैं, ये बल्ब जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके सिरों पर हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल बताना होता है, कैसे होगा ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा लगेगा बच्चों। यहां पर यह है एक समान एक समान चुंबकीय क्षेत्र फैला हुआ है, ये कुंडली रखी गई है जिसमें कुंडली का क्षेत्रफल है कैपिटल ए, कुंडली का क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल ए। कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है, कैपिटल एन है, कैपिटल एन है। अब ध्यान से सुनते जाना, मेरे पास अगर कोई बच्चों कुंडली हो, ये देखो, ये मान लो कुंडली है, यही वृत्ताकार ऐसे, ये हाई स्कूल की बुक रखी हुई क्रैश कोर्स वाली, ऐसे है, ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में। तो अगर इसके सिरे ये हैं, इसके सिरों पर विद्युत वाहक बल कब प्रेरित होगा, अगर प्रेरण की शब्द की चीज आ रही है, तो फैराडे सर ने बताया था कि प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है वो फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है, इक्वल टू d∅/dt। अगर फेरे n है तो n d∅/dt, यही तो होता है। तो चलिए फ्लक्स को निकाल लेते हैं, ठीक है, फ्लक्स को ज्ञात करते हैं। एक माना एक कुंडली, माना एक कुंडली जिसका क्षेत्रफल कितना है बच्चों, देख लो उसमें, जिसका क्षेत्रफल a है, पेरों की संख्या n है, पेरों की संख्या n है, पेरों की संख्या क्या है बच्चों, n है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में
फेरों की संख्या n है। कुंडली कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, ध्यान से सुनते जाना, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, सीरियस होकर पढ़ाई कर लो बच्चों, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोणीय वेग ओमेगा से, एक समान चुंबकीय क्षेत्र से कोणीय वेग ओमेगा, कोणीय वेग ओमेगा से घूम रही है, घूर्णन गति कर रही है, ऐसा भी लिख सकते हो, कोणीय वेग ओमेगा से घूम रही है, घूम रही है। ध्यान से सुनना बच्चों, अगर मैं कहूं यहां पर कुंडली का क्षेत्रफल a है, चुंबकीय क्षेत्र a है, तो बच्चों कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, बताइए क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स कोई बता सकता है? चुंबकीय फ्लक्स बच्चा पार्टी आप यही कहोगे सर, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा होगा। बोलो यस और नो, क्या यही होगा? फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। बच्चों सहमत हो इस बात से? फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। थीटा जिस भी चुंबकीय, अच्छा देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मतलब चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है, ढेर सारी लाइनें इस दिशा में, अरे फील करो मेरे भाई, फील करो ना। अगर फील नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा, और इस क्वेश्चन को समझने के बाद फिर ये चैप्टर आसान लगने लगेगा। कम से कम ये तो दिमाग में बैठ जाएगा क्रैश कोर्स की मदद से कि हाँ भाई प्रत्यावर्ती धारा होती क्या है। सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से दुनिया वालों, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे हो आगे होंगे टारगेट बोर्ड वाले। हाँ देखो ये कुंडली है बच्चों, अगर ये कुंडली को मैं ऐसे रखा हूं, अभी ये कुंडली को घुमाऊंगा तो सोचो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, अभी इस दिशा में तो इस तरफ दिशा, अब इस तरफ दिशा, इधर इस तरफ दिशा, इधर इस तरफ दिशा। इसमें देखो ये बने हुए प्रिंसर, अब प्रिंसर किधर देख रहे हैं? इधर देख रहे हैं। आप किधर देख रहे हैं? इधर देख रहे हैं। आप किधर देख रहे हैं? इधर देख रहे हैं। तो बार बार मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो इधर ही है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तो इधर ही हैं, लेकिन बार बार इस पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा चेंज हो रही है। तो बी और ए के बीच बना ही कोण तो थीटा होता है, कॉस थीटा। ये तो पता है ना, चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अगर मैं थीटा यहां पर बात करूं, यहां बच्चों अगर मैं थीटा की बात करूं तो आपको पता है थीटा कोणीय विस्थापन है। कोणीय विस्थापन का मतलब क्या है? कुंडली अपनी जगह पर है और ऐसे ऐसे घूम रही है, कुंडली अपनी जगह पर ही ऐसे ऐसे घूम रही है, लेकिन जब कुंडली घूम रही है तो इसका ये कोणीय विस्थापन, अगर मैं कहूं कोणीय विस्थापन, हमेशा याद रख लो कोणीय विस्थापन होता क्या है। अभी मैं आपको देख रहा हूं और फिर मैं इधर ऐसे घुमा, तो मेरे सर का ये जो घुमाव है इतना, पहले ऐसे था और इसके बाद ऐसे है, अब मैं इधर घूम रहा हूं, तो ये हाथ और इसके बीच जो कोण बन गया यही है कोणीय विस्थापन। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? कोणीय विस्थापन। तो बच्चा पार्टी कोणीय विस्थापन अगर मैं यहां पर कहूं थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो कोणीय वेग बराबर पता है ना, कोणीय वेग बराबर क्या? कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल। तो आप क्या कहते हो? थीटा बराबर क्या होगा? ओमेगा टी होगा। ओमेगा क्या है? जिस वेग से कोणीय वेग से ये घूम रही है। तो बच्चों फाई बराबर तब आपको क्या मिल जाएगा? बी ए कॉस ओमेगा टी, बी ए कॉस ओमेगा टी। बच्चों ये कुंडली लगातार घूम रही है, फ्लक्स में बार बार परिवर्तन हो रहा है। भैया अगर ऐसे है, सोचो सोचो, सोचने पे मजबूर कर दूंगा भाई। मेरे भाई इधर देखना, फील करना, आपके पास भी ऐसी किताब है अपने सामने रखो। ये सारी फील्ड लाइन इधर से उधर गई हैं, इधर से ढेर सारी फील्ड लाइन इधर मैंने भेजा। कौन सी? चुंबकीय बल रेखाएं। अब ये भी लूप है जो कि ऐसे बॉर्डर पे बहुत सारे ऐसे फेरे लपेटे हुए हैं कुंडली के। ठीक है, इस बंद पृष्ठ से ढेर सारी चुंबकीय बल रेखाएं उधर निकलेंगी, पूरी की पूरी निकलेंगी, क्योंकि जितना पृष्ठ उतने में सारी। लेकिन जैसे जैसे बच्चों घुमाएंगे तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कम होती जाएगी। फिर ऐसे ऐसे देखते जाओ, आपको ही लगेगा ऐसी स्थिति में तो कोई भी, जब ऐसी स्थिति रहेगी ना तो लूप बिल्कुल फ्लैट है, बल्कि चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे गुजर रही हैं। तो इस लूप को क्या चुंबकीय बल रेखा इधर काट रही है? अगर चुंबकीय बल रेखा इधर होती तो इस लूप को काटती, अब तो इससे स्पर्श करके ऐसे निकल जा रही है, काट रही नहीं है लूप को, तो चुंबकीय फ्लक्स जीरो होगा। अर्थात लगातार चुंबकीय फ्लक्स बदल रहा है, ऐसे जीरो, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा। जब ऐसी स्थिति आएगी तो बच्चों इस स्थिति में ना सारी चुंबकीय बल रेखाएं इससे गुजरेंगी, तो चुंबकीय फ्लक्स बहुत ज्यादा होगा। इस प्रकार लगातार घूम रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, जीरो हो रहा है, बढ़ रहा है, जीरो हो रहा है, बढ़ रहा है, बार बार यही स्थिति हो रही। तो चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसके सिरों पर विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। इसीलिए जो डायनामो लगा होता है, जनरेटर, आप लोगों ने देखा होगा, जनरेटर में जो बच्चों होता है कि एक बड़ा सा व्हील लगा होता है, व्हील से जुड़ा होता है एक रॉड, है ना, और इसी जगह पर बच्चों हम लगा करके, हैंडल को लगा करके घुमाते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं, ठक 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 ठक, जनरेटर स्टार्ट होता है। ये व्हील जो है घूमना शुरू होता है। यहां पर तो डीजल बच्चों रखा हुआ है, डीजल टैंक, इसमें डीजल भरा हुआ है, डीजल इसको स्टार्ट करता है, इंजन लगा हुआ है जो कि इसको घुमाता है। बड़ा सा व्हील जनरेटर में लगा होता है, वो घूमता है, समझ वो इस एनर्जी को अपने पास स्टोर करके रखता है। इसी से बच्चों फिर जुड़ा होता है क्या? यहां पर डायनामो।
जिसमें एक क्षेत्र पर नॉर्थ पोल, एक क्षेत्र में साउथ पोल चुंबक बड़े से रख दिए जाते हैं, और नॉर्थ से साउथ की ओर बच्चों क्या जाती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं जाती हैं, और इसी के बीच में रखी रहती है कुंडली, और ये कुंडली घूमती है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ ऐसे है, और इसी के बीच में कुंडली घूमती है क्योंकि ये पहिए को कौन घुमा रहा है, डीजल इंजन, और डीजल इंजन एक ऐसा कार्य है, यांत्रिक कार्य है, और यहीं से बच्चों दो तार निकले होते हैं, ये इस आगे वाले पार्ट को डायनेमो बोलते हैं, और ये इसी से दो तार, एक बच्चों पॉजिटिव रहता है एक निगेटिव, फिर कभी ये निगेटिव ये पॉजिटिव, अर्थात लगातार दिशा बदलती रहती है क्योंकि ये कुंडली घूमती रहती है, ठीक है, और इसी से अल्टरनेटिव करंट मिल जाती है। सिंपल सा प्रोसेस है। अरे सर सिंपल सा प्रोसेस है, आप तो ऐसा बोलते हैं कि समझिए मत, हाँ आपकी तो बात ही अलग है। हाँ कैसा इंजन स्टार्ट होता है, छक 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 छक, अच्छा हाँ भाई, तो समझ में आना चाहिए बात, क्योंकि बेसिक अगर थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा ना तो थोड़ा आगे के लिए आपके लिए आसान रहेगा। फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, हमने क्या बताया, हमने नहीं, फैराडे सर ने बताया था कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुमानुपाती होता है। अगर इसके सिरों पर बच्चों, अगर इसके सिरों पर ये जो सिरे आपको दिख रहे हैं, इसमें अगर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा तो मतलब विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। गजब चीज बताई टेस्ला सर ने, फैराडे के प्रेरण नियम को उठा करके इन्होंने जनरेटर बना दिया। बच्चों फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस ओमेगा टी, तो यहां पर लिख देंगे क्या, यहां पर लिखेंगे फैराडे के प्रेरण नियम से, फैराडे के प्रेरण नियम से, प्रेरण नियम से कुंडली के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल, कुंडली के सिरों पर प्रेरित प्रेरित विद्युत वाहक बल, ध्यान से सुनो, प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा बच्चा पार्टी, आप कहेंगे गुरुजी प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होगा वो होता है E इक्वल टू माइनस का n डी फाई अपान में dt, बोलो यस और नो, डी फाई अपान में dt यही होता है। आइए प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कर लेते हैं। तो बच्चों यहां पर हो जाएगा E इक्वल टू माइनस का n डी अपान में dt, वो जो फाई की वैल्यू है वो है बी ए कॉस ओमेगा टी, बी ए कॉस डी अपान में dt, मतलब समय के सापेक्ष अवकलन करना है। डी अपान में dt का अर्थ ही यही होता है अवकलन, याद हो मैंने सिखा रखा है भाई, सिखा रखा है आपको। यहां बच्चों अगर हर में डी के साथ में t लिखा हुआ है मतलब t के सापेक्ष अवकलन होना है। अब यहां b है, a है cos ओमेगा t, तो cos ओमेगा t तो ये एक पूरा पद हो गया, त्रिकोणमितीय फलन हो गया, तो ये तो एक ही चीज है, तो इसके साथ अगर t है तो पूरे cos ओमेगा t का क्या होगा, अवकलन होगा। लेकिन b और a जो है इनका अवकलन बच्चों नहीं होगा, b और a कांस्टेंट है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे माइनस का n, b बाहर b, a बाहर, ठीक, t अपान में dt इंटू का cos ओमेगा t, ठीक है जी सर। अब बच्चों E बराबर मिलेगा माइनस का n b a, और cos ओमेगा t की अगर मैं बात करूं तो cos ओमेगा t का अवकलन क्या होता है, भारी संख्या में इधर देखिए भाई आप लोग, cos ओमेगा t का मैं इसका हिंट दे देता हूं कि अवकलन सूत्र क्या होता है बच्चों। अगर d अपान में dx cos ax लिखा हो तो इसका अवकलन होता है माइनस का a sin x, क्या होता है, माइनस का a sin x। अगर अवकलन में केवल d अपान में dx cos x हो सर, a ना हो तब बच्चों केवल माइनस साइन x होता है, लेकिन अगर a है तो a आगे गुणा में आ जाता है। बोलो क्या समझ में आया, अले समझ में आयाती नहीं, बोलो बोलो समझ में आ गया कि नहीं, नहीं तो फिर से बताऊंगा, फिर से बताऊंगा मैं। NBA ओमेगा बच्चों, NBA अगर मैं इसको इसके हिसाब से देखूं कि भाई d अपान में dt cos ओमेगा t को हम क्या अवकलन करके लिखेंगे, जैसे cos ax ओमेगा t, x के सापेक्ष देखो यहाँ x लिखा हुआ है तो x के सापेक्ष हुआ है तो ये x यहाँ लिखा हुआ है, जो कोणांक है a वो देखो यहाँ लिखा हुआ है, उसी हिसाब से माइनस का ओमेगा cos की जगह पर sin ओमेगा t। बोलो 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 बोलो, सही है, बोले तो सही है। E इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होगा और ये हो जाएगा n b a ओमेगा को ओमेगा साइन ओमेगा t। यही बच्चों होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र, कि जब कुंडली कहीं पर घुमाई जाती है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में तो उसका ये प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र होता है। ठीक है, ठीक है, बताइए। बताइए समझ में आया डाकू मंगल सिंह, समझ में आया आपको?
आज एक और भाषा लॉन्च हुआ, बिल्कुल। समझ में आ गया कि समझ में आ गया, दोनों में बताइए, समझ में आ गया कि समझ में आ गया? समझ में आ गया होगा। कुल मिला के सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान देना। अब बच्चों अगर अधिकतम मान हो, ये क्या है बच्चों? यही ओहो भाई तुम जाओ ना, तुम जाओ, तुम्हारा काम नहीं है और क्रैश कोर्स में बच्चों को पढ़ने दीजिए। बच्चों ई जो है ये है आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल। क्या है? यही है प्रेरित विद्युत वाहक बल। कहां पर है? कहां पर है भाई? कुंडली के सिरों में। ठीक है, ये कहां पर है? तो कुंडली के सिरों में, कुंडली के सिरों पर। अच्छा, अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल कब होगा? अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल कब होगा बच्चों? साइन के कोणांक में, साइन का अगर त्रिकोणमितीय फलन साइन है तो साइन त्रिकोणमितीय फलन का मान जान लो। अगर अधिकतम की बात करें कि साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, कोई भी कोणांक में कितनी भी डिग्री रख दीजिए, 90, 110, 2000, लाख, कुछ भी रख दीजिए, तो +1 से ज्यादा नहीं होता है और सबसे छोटा मान 0 हो जाता है। सबसे छोटा मान 0 होता है ना। अब बात ये आती है कि साइन का मैक्सिमम मान तो +1 होता है, छोटा का तो छोड़ दीजिए। अगर मैं यहां पर अधिकतम मान कहूं, अधिकतम मान बच्चों क्या? अधिकतम मान, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान क्या होगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल का, प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान, अधिकतम मान, अधिकतम मान किससे लिखते हैं पहले ध्यान से देख लो। E0, अधिकतम मान E0 से लिखते हैं, E0 से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? E0 से लिखते हैं। E0 इज इक्वल टू, अधिकतम मान देखिए, NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी की जगह पर बच्चों क्या 90 डिग्री हो सकता है, कुछ भी मान हो सकता है, यहां पर यही रहेगा। यहां पर लिख देना क्या? साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू +1 बोले तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, है ना। ओके बच्चों, E0 की वैल्यू ये होगी अधिकतम। अगर ये NBA ओमेगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानने का इधर को, अगर ये हुआ तो समीकरण 1 से बच्चों हम कहेंगे, समीकरण 1 से देखें तो NBA ओमेगा की जगह पर E0 रख दीजिए, तो E बराबर E0 साइन ओमेगा टी, E बराबर E0 साइन ओमेगा टी, यही बच्चों हो जाता है प्रेरित विद्युत वाहक बल की इक्वेशन, जहां पर E0 क्या है? अब ध्यान से सुनना, ध्यान से देखिएगा। ये E है आपका तात्क्षणिक मान। ये क्या है? तात्क्षणिक मान। कभी न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें याद रखना, कहेगा निम्न में तात्क्षणिक मान ये है, तो तात्क्षणिक मान मतलब E की वैल्यू है बच्चों। अगर E0 मान है तो ये है अधिकतम मान। ये क्या है? अधिकतम मान। यहां पर ओमेगा क्या है? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई में कैपिटल टी। टी क्या है? आवर्तकाल है। सर आवर्तकाल का मतलब? आवर्तकाल का मतलब कुंडली एक चक्कर पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। हाँ, ये जान लो। टी क्या है? जितने समय में घूमेगी। तात्क्षणिक मान मतलब तुरंत का, तुरंत का, तुरंत एकदम तात्क्षणिक। अगर 0.001 सेकंड में कुंडली की स्थिति क्या थी उस समय उसका मान पूछ लिया जाए तो मतलब इस मान की वैल्यू को बता रहे हैं, वो इस मान की वैल्यू को बता रहे हैं। एक देखो, एक है शरीफ आदमी है यहाँ, बता दिया। एक ने बताया कि बच्चों का बहुत बढ़िया ट्रेनिंग मिल गया कि यहाँ AX सर छूट गया है, तब हमारी कमी ढूंढा करते हैं। और अधिकतर हमसे ये छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है थ्योरेटिकल क्वेश्चन में, ये इससे क्या बनता है, वो क्या बनता है, ये किरण किधर जाती है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में थोड़ा बहुत मुझसे ध्यान भटक जाता है, लेकिन कैलकुलेशन वाले, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वाले, क्योंकि एक थोड़ा सा ये रहा है कि शुरू से लेकर अभी तक ज्यादातर बच्चों का नीट और जेई वाले भी प्रॉब्लम सॉल्यूशन सॉल्व करते रहे हैं, तो उसकी ज्यादा हैबिट पड़ती गई। तो जो उस तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं ना, तो वो हमारे दिमाग से उतरे हुए रहते हैं, उनको लगता है याद है, और बाद में कंफ्यूजन आ जाता है। हर किसी के साथ होता है, शिक्षक ही नहीं, स्टूडेंट। दुनिया में कोई ईश्वर का अवतार लेके तो आया नहीं, उस ईश्वर का छोटा छोटा अंश है, और उनसे तो गलतियां होती हैं, है ना। चलो, बात समझ में आई बच्चों? बात समझ में आई? अच्छा, तो ये हो गया बच्चों प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान। एक चीज आप सभी से मैं पूछना चाहूंगा, एक चीज मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा कि बच्चों सेकंड बुक का, सेकंड फिजिक्स का बुक जो है, सेकंड बुक फिजिक्स का जो है मैराथन क्लास, जिसमें बच्चों लगभग 5 से 6 घंटे की क्लास लूंगा और इससे भी अधिक हो सकती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
इसमें मैं लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको कवर कराऊंगा, इसमें मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर कराऊंगा, और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कवर कराऊंगा मैं, और साथ ही साथ बच्चों थ्योरी भी कंप्लीट करूंगा, थ्योरी भी कंप्लीट करूंगा। सर 6-7 घंटे में ये सब कंप्लीट हो जाएगा? देखो बच्चों, थ्योरी जो बताऊंगा उसके बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बेसिक, और फिर उस प्रश्न से क्या लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं उसको मैं लॉन्ग क्वेश्चन जोड़ के ही उस थ्योरी को एक्सप्लेन करूंगा। अर्थात लॉन्ग क्वेश्चन जो भी आपके बिहार बोर्ड परीक्षा पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो सेकंड बुक का कंप्लीट 1 शॉट बच्चों लेने वाला हूं, 1 शॉट पहले लूंगा। फिर आप लोग तैयारी कर लीजिएगा इस बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 के आरंभ की, क्योंकि आरंभ है प्रचंड। बच्चों आप सभी के लिए सबसे शानदार और सुपर क्लास का आयोजन मैंने करने के लिए सोचा है, और अगर आप सभी का प्यार भरपूर मिला तो मैं 12 घंटे की क्लास जल्द ही आप सभी के बीच लेकर के आऊंगा। 12 घंटे की क्लास आप सभी के बीच लेकर के आऊंगा। सर 12 घंटे क्यों लगातार? क्योंकि जिद है। लोग कहते हैं कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, लेकिन जब लग चुकी है तलब मंजिल की तो खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। अरे राहें जहां तक जाती है राहगीर वहां तक तो जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो नीर कहां तक जाएगा। अरे खींच धनु की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल पर, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। 12 घंटे की हैबिट डाल लो, आदत डाल लो। जब अच्छी आदत पड़ जाती है ना तो बच्चों आईआईटी नीट एंट्रेंस एग्जाम, नेस्ट, बिट सेट, वीआईटी डबल, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। जब आप 12th के बाद देखोगे ना चारों रास्ते ही रास्ते दिखाई देंगे। अरे भाई आप किसकी तैयारी करें? तो आदत है आपको 12 घंटे लगातार पढ़ने की। उस रात को याद करना कि जब सर के साथ बैठ करके मैंने 12 घंटे की क्लास की थी लगातार, तो 12 घंटे आप पढ़ सकते हो, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। और बच्चों एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कोई टीचर ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ आपको मार्गदर्शन दे सकता है, और उसमें सिलेक्शन लेना वो आपका काम होता है, और उसमें सिलेक्शन तभी ले पाओगे। तो मैं सोच रहा हूं कि 12 घंटे की क्लास आप सभी का होना चाहिए। उसके लिए बच्चों 12 घंटे की क्लास लूंगा, जिसमें वो चाहे क्रैश कोर्स वाले बच्चे हों, फुल कोर्स वाले बच्चे हों, बाहरी यूट्यूबर के बच्चे हों, सबके लिए 12 घंटे वाली क्लास होगी बच्चों, जिसमें बहुत मदद मिलेगी। मैं अभी से एनालिसिस करना शुरू कर दिया हूं कि भैया थ्योरी क्या क्या पढ़ानी है, लॉन्ग क्वेश्चन किस किस चैप्टर के सेकंड बुक में पढ़ाने हैं। अभी से मैंने डायरी में उन चीजों को नोट करना शुरू कर दिया है कि ये क्वेश्चन सिलेक्ट करना है। तो प्यारे विद्यार्थी जी, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों का प्यार इसमें मिलेगा। 12 घंटे वाली क्लास अलग है, और ये 5 से 6 घंटे वाली क्लास सेकंड बुक में अलग है। अभी मैं इसका कंटेंट तैयार कर रहा हूं 12 घंटे वाली क्लास में। तो मैं लगभग आपको 500 ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, 500 ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, और लगभग 50 लघु उत्तरीय कराऊंगा, और लगभग 10 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कराऊंगा। इतना मैं आप सभी के साथ जुड़ूंगा, और साथ साथ थ्योरी भी कॉन्सेप्ट पूरे करते हुए चलेंगे। मतलब 12 घंटे की क्लास आप अगर हमारे साथ कर लोगे तो यकीन मानिए कि आपकी फिजिक्स का पटाखा फूट जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया है ना? कोई बोलता ही रे। ठीक है, तो क्लियर। बहुत सारे बच्चे जो लिख रहे हैं कि सर मैं हमेशा आपके साथ हर एक क्लास को पूरा कंप्लीट देखती हूं या देखता हूं, तो इसी भरोसे को तो पूरा करने के लिए, और उसी चाहत को तो निभाने के लिए, उसी रिश्ते को निभाने के लिए बच्चों ये मोटिवेशन आता है। ये मोटिवेशन अंदर से इसी प्रकार जन्म लेता है फिलहाल, क्योंकि वो सामर्थ्य मिला कि हाँ भाई 12 घंटे जुट करके बच्चे पढ़ेंगे। ये सामर्थ्य है बच्चों में, क्योंकि वो दिखा है पिछले कई क्लासों में। मैंने एक 7 घंटे की क्लास ली थी, एक बार 4 घंटे की प्लस ली है, 3 घंटे की प्लस क्लास मैंने 2 बार ली है, 3 से 3 घंटे प्लस की। तो इस प्रकार से मैंने कई क्लासेस ली हैं जिनमें बच्चों का प्यार पूरा मिला है। लगभग 1000 से कम बच्चे कभी नहीं जुड़े रहे हैं। मतलब गया तो है हाई रेट बहुत, 3000 तक बच्चे गए हैं, 3200 तक बच्चे गए हैं। सेंटअप एग्जाम में बहुत सारे बच्चे साथ में मॉडल पेपर को हल किए, मतलब बहुत चीजें हुई हैं, और लेकिन लास्ट तक 1000 से कम बच्चे नहीं आए। तो ये उनका प्यार है ना, ये आप सभी का सपोर्ट है। क्लियर? सेकंड बुक का तो अच्छा, हाँ सेकंड बुक का मैराथन मैं सोच रहा हूं सैटरडे। अब आप बताइए कि कब लेना चाहिए, बताइए आप बताइए कि इसका शनिवार को लेना चाहिए या रविवार मतलब संडे को लेना चाहिए, बताइए आप। इन दोनों में कौन सा? अगर जो बच्चे शनिवार टिक कर रहे हैं शनिवार वो ए टिक करें, और जो रविवार को पढ़ना चाहते हैं वो बी टिक करें। इस दिन वाली क्लास शाम के 6:30 बजे होगी, और इस दिन वाली क्लास मॉर्निंग में 10 बजे होगी, 10 बजे होगी। अब दोनों में कौन समय आपको चाहिए? अगर आप कहें कि सर आपका किस समय क्लास लेने का मन है, तो मेरा शनिवार को 6:30 बजे लेने का इच्छा है, लेकिन इच्छा मेरी भी है। आप लोग के जो बहुमत होगा मैं वो देखूंगा, ए और बी में कौन सा। आप लोगों का जो बहुमत जिसमें ज्यादा दिखेगा मैं उसमें क्लास लूंगा। ए भाई साहब देख, मैं कहो तो इसका
फोटो खींच लूं, आप लोगों को भिजवा दूं कि सर आप अपने मन से ज्यादा बोल रहे हैं। बी भी कुछ बच्चों का आ रहा है, शनिवार रात में मुझे नींद नहीं आती। अच्छा अच्छा, तो ए ऑप्शन भर गया है और बी ऑप्शन भी कुछ बच्चों का आया है, ऐसा नहीं है, बी ऑप्शन भी कुछ बच्चों का है। मुझे लगता है आप रविवार को थोड़ा सा, कहीं भी क्लासेस ज्यादा उस तरह की होती नहीं, कॉमन वाली होती हैं, क्रैश कोर्स या इनकी क्लासेस होती नहीं, तो जो संडे का दिन होता है वो आपके सेल्फ स्टडी के लिए ज्यादा सही रहेगा। शनिवार को मैं ले लेता हूँ, वैसे संडे को भी शायद कोई और सर क्लास लेने का योजना बना दे तो संडे को हो जाएगी। तो मैं अगर आपको कहूँ तो सैटरडे को ही क्लास, चलो बता दिया जाएगा ना। बहरहाल इसको मान के चलो 60% और इसको मान के चलो 40%, ठीक है। चलो ज्यादा समय ना बिताते हुए बच्चों, क्योंकि क्रैश कोर्स की क्लास है, जल्दी से आगे भी बढ़ना है, ठीक है। चलो अभी हमारे पास बहुत सारा समय है, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चों प्रत्यावर्ती धारा जो है ना, आप लोगों ने देखा E बराबर E0 साइन ओमेगा टी, ये प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का समीकरण है, ठीक है, जहां पे ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपान में कैपिटल टी है। प्यारे विद्यार्थी जी, अगर हम एक सारणी बनाए, एक ग्राफ बनता है, ठीक है, मेरे पास एक ग्राफ है विद्यार्थी जी, एक ग्राफ बनेगा, कैसे बनेगा ध्यान से देखना, क्योंकि समय कम है, काम बहुत ज्यादा। विद्यार्थी जी होता यह है कि इसमें हम समय का मान रखते हैं, समय किसका मान, टी का मान रखते हैं, और इसमें विद्युत वाहक बल कह लो, वोल्टता कह लो, जो भी कहना चाहो वो कह लो, विद्युत वाहक बल विद्यार्थी जी ई का मान कह लो। इसी में मैं और एक और स्लाइड बढ़ा दूं, देखो ना, देखो देखो आया कौन, ये बच्चों विद्युत वाहक बल हो गई, ये प्रत्यावर्ती वोल्टता मान लेते हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टता, ठीक है, ध्यान देना, प्रत्यावर्ती वोल्टता। विद्यार्थी जी एक बात पर गौर करना, मैं जो चीज आपको बताऊंगा वो बहुत परफेक्ट और सही संतुलन के साथ, हाँ बस गौर करना मेरी बात पर। टी के विभिन्न मान होंगे प्यारे विद्यार्थी जी, अगर मैं यहां पर वोल्टता की समीकरण कहूंगा तो V बराबर V0 साइन ओमेगा टी होगा, यस और नो। अगर मैं प्रत्यावर्ती धारा की समीकरण कहूंगा तो I बराबर I0 साइन ओमेगा टी होगा, बोलो यस और नो। यस सर। ओमेगा की वैल्यू क्या है, जहां पर ओमेगा बराबर बच्चा पार्टी है, ओमेगा है 2 पाई अपान में कैपिटल टी। स्मॉल टी के बहुत सारे मान हो सकते हैं, अगर हम स्मॉल टी के मान 0 रखेंगे, सोचो अगर स्मॉल टी का मान 0 रखेंगे तो यहाँ स्मॉल टी 0 साइन 0 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0, E0 टोटल 0, मतलब E की वैल्यू होगी 0। ठीक इसी प्रकार V की भी वैल्यू 0 होगी, ठीक इसी प्रकार I की भी वैल्यू 0 ही होगी। अच्छा ये बात है का, हाँ T का मान, अब हमने तो बहुत सारे कैलकुलेशन किए, हमने नहीं पहले भी बहुत सारे लोगों ने कैलकुलेशन किया, तो एक वैल्यू नियत की गई जहां पर प्रत्यावर्ती वोल्टता का अधिकतम मान प्राप्त हो रहा था, वो था कैपिटल T/4। कैसे सर, अगर मैं यहां पर देखो ये ओमेगा टी लिखा हुआ है, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपान में टी, यहां 2 पाई अपान में टी मान के चलो आपके रखा हुआ है, हाँ सर बिल्कुल सही। और ये स्मॉल टी की वैल्यू बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं, P/4, तो 2T से T, 2 2 जा 4, 5/2, तो साइन पाई/2 बन जाएगा, और साइन पाई/2 मतलब साइन 90 अधिकतम मान +1 का गुणा मतलब E0 से, तो E बराबर E0, यहां पर E0 वैसे ही यहां पर V0। इसके बाद बच्चों T/2, इसके बाद T/2, यहां पर जब वैल्यू T/2 रखते हैं तो T/2 इमेजिन करो, 2 से 2 कैंसिल आउट, T से T कैंसिल आउट, पाई बचता है, और साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, 0 0, क्योंकि साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, भी 0, सब सेम है। फिर आता है 3T/4, 3T/4 जब बच्चों रखते हैं तो T से T करता 2 3T 3T/4, 2 2 जा 4, T 3 पाई/2। अब 3 पाई/2 बोले तो क्या बनेगा कि 3 × 180 बटे 2 2 9 जा 270 साइन 270 की वैल्यू कितनी होती है भैया, साइन 270 की वैल्यू -1 होती है। अच्छा हाँ, साइन का मिनिमम वैल्यू -1 होता है, याद नहीं था, साइन का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, मतलब अधिकतम +1 न्यूनतम -1, तो क्या होता है -1 होता है, तो यहां पर बच्चा पार्टी -1 होगा, लेकिन -1 नहीं बल्कि ये माइनस का E0 कनेक्ट हो जाएगा, वो गुणा हो जाएगा, तो माइनस का E0, ये माइनस का E0, ये भी माइनस का V0, क्या हो गया माइनस का V0। ठीक इसी प्रकार बच्चों जब अंत में पहुंचेंगे T बनेगा लास्ट में, और T पर बच्चों रखेंगे तो T से T कट जाता है, तो ये बनता है 2 पाई की वैल्यू मतलब 360, साइन 360 की वैल्यू 0 0, फिर बनता है 5T/4, ऐसे क्रम आगे बढ़ता जाता है। और यहां पर विद्यार्थी जी ग्राफ क्या प्राप्त होता है, ध्यान से सुनना। कुछ लोग कह रहे होंगे सर समझ में कम बात आ रही, बट आ रही है ना, समझ में कम आ रहा है लेकिन आ रहा है, देखते जाओ आगे आगे भी होता क्या है। बच्चों इस दिशा में समय के मान है, इस अक्ष में क्या है, समय है, इसमें वोल्टता मान लो, विभव मान लो, धारा मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। अच्छा ध्यान से सुनना, इधर है प्लस का V0, इधर है माइनस का V0, ठीक है। बच्चा पार्टी जब
जीरो था, यहां पर जीरो, तो v का मान भी जीरो था, t की वैल्यू जीरो, तो ये जीरो, t का मान आगे बढ़ा। इस अच्छे में क्या है, समय t है बाबू, समय t। अब कुछ भी ई नॉट की मान कुछ भी हो सकता है, वी नॉट का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं माना कि अच्छे में कुछ ऊपर तक है। बच्चों धीरे धीरे बढ़े, समय का मान इकट्ठे t/4 नहीं रखा गया, बल्कि बहुत सारी वैल्यू बीच में थी, लेकिन धीरे धीरे मान बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा, 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 और एक समय पर यहां पर अधिकतम मान प्राप्त हुआ। ये समय कौन सा था, तो ये समय था t/4। समझ में आया? फिर इसके बाद ग्राफ गिरना शुरू हो गया, यहां पर बच्चों जब आए तो फिर ये t/2 पर ये जीरो मिला, इसीलिए t समय t बराबर t, ये कितना मान है, ये भैया मान है, ये मान है t/2, देख लो t/2 लिखा, आधा समय अंतराल। फिर आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, और यहां पर पहुंचे, माइनस का v0 है अधिकतम। फिर आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, और यहां तक पहुंचे। तो बच्चों ये माइनस का v0 अधिकतम यहां पर है, ये कौन सा मान है, 3t/4 है, ये 3t/4 है। ये यहां पर पहुंचे तो ये किसका मान है, कैपिटल टी का मान है, कैपिटल टी। आगे बढ़े, 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 इस प्रकार से। ये बच्चों जो आपको ग्राफ दिख रहा है, ये है प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टता का ग्राफ। अब समझ में आया? ठीक है, अब समझ में आया विद्यार्थी जी। अगर आपको दिक्कत ना हो, तकलीफ कोई ना हो, तो मैं आगे बताऊं। कोई अगर आपको तकलीफ ना हो तो मैं आगे बढ़ूं। विद्यार्थी जी गौर करना, गौर करना। हमेशा क्या होता है बच्चों, जिस प्रकार ये प्रत्यावर्ती वोल्टता का ग्राफ देख रहे हो, वी नॉट आई नॉट, वी नॉट माइनस वी नॉट, वैसे ही धारा का भी ग्राफ होता है, बस धारा का ग्राफ थोड़ा सा नीचे होएगा और फिर इधर को ऐसे जाएगा, फिर इधर को भी ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा। धारा का ग्राफ हमेशा नीचे होता है। अरे भाई क्या बात बोल रहे हैं, हमको ये हजम ही नहीं हो रहा है, क्या बात बोल दिए। ये क्या है, प्रत्यावर्ती वोल्टता का ग्राफ है, v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी, बिल्कुल सही है सर। और ये जो नीचे पिंक कलर का थोड़ा सा ग्राफ दिख रहा है, ये है I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी का ग्राफ। तो ये बताइए कि I नॉट साइन ओमेगा टी का ग्राफ इससे नीचे क्यों है। यहां पर ये वैल्यू जो दिखा रहे हैं आप, ये किसकी है, I नॉट की वैल्यू है, जबकि V नॉट की वैल्यू ये है, ऊपर है। V नॉट की वैल्यू ऊपर है, I नॉट नीचे। ऐसा क्यों 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 क्यों, प्रश्न उठना चाहिए आपके दिमाग में। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये एक साथ जीरो एक साथ बढ़ रहे हैं, एक साथ अधिकतम मान में पहुंच रहे हैं, एक साथ जीरो हो रही प्रत्यावर्ती धारा। तो यहां पर ये दोनों प्रत्यावर्ती धारा तथा प्रत्यावर्ती वोल्टता क्या है, दोनों समान कला में है। प्रत्यावर्ती वोल्टता, प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा समान कला में है। किसमें है बच्चों, समान कला में है, समान कला में है। क्योंकि एक साथ न्यूनतम एक साथ अधिकतम हो रहे हैं, क्योंकि एक साथ अधिकतम, एक साथ अधिकतम व एक साथ न्यूनतम हो रहे हैं, एक साथ अधिकतम व न्यूनतम हो रहे हैं, न्यूनतम हो रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट ये है बच्चों कि वोल्टता का मान या वोल्टता का ग्राफ धारा के ग्राफ से अधिक क्यों होता है, तो याद रखना धारा के मान में हमेशा कुछ ना कुछ अवरोध लगता है, जिसे प्रतिरोध कहते हैं, इसलिए धारा का मान कम होता है, तो धारा का ग्राफ भी नीचे हो। समझ गए, इसे लिखने की जरूरत, इसे आप नोट पॉइंट में लिखोगे, इसे आप नोट पॉइंट में लिखोगे क्या, प्रतिरोध के कारण धारा का मान। अब लिख तो लिखो, तो हम लिख देंगे फिर बात है कम क्या है। प्रतिरोध के कारण धारा के मान में सदैव कुछ ना कुछ कमी होती है, प्रतिरोध के कारण प्रत्यावर्ती धारा के मान में सदैव कुछ ना कुछ कमी होती है। इस कारण ग्राफ में प्रत्यावर्ती वोल्टता से प्रत्यावर्ती धारा का मान सदैव, ग्राफ जो है प्रत्यावर्ती वोल्टता से प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ सदैव कम होता है। नोट कर लो, नोट कर लो। समझ में आया, समझ में आया भैया, ठीक है, समझ में आया। ओके करो जी, ओके क्लियर हो गया। अब बात करते हैं बच्चों कलांतर की। कलांतर होता क्या है बच्चों, मैं ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करूंगा। कलांतर को हम लोग फाई से लिखेंगे क्योंकि क्रैश कोर्स की क्लास है, बट समझाना जरूरी है। इसमें क्या होता है बच्चों, अगर ग्राफ कुछ इस प्रकार से बच्चों, ये वोल्टता का ग्राफ है, ओहो ये वोल्टता का ऐसे ग्राफ है, और धारा का ग्राफ बच्चा पार्टी ऐसे शुरू हो। ये बच्चों मान लो ये ग्राफ जो है, ये वाला ग्राफ है, ये I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी का ग्राफ है, और जो ये ग्राफ आपको दिखा ये वाला, ये V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी का ग्राफ है, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा इसका ग्राफ है, ये मूल बिंदु है O। अब यहां पर आपको देखने में लग रहा होगा कि सर ये अधिकतम मान यहां पर प्राप्त कर रहा है, ये अधिकतम मान यहां पर प्राप्त कर रहा है, कौन यहां पर कौन अधिकतम मान प्राप्त कर रहा है, ये
ये धारा का ग्राफ है, ग्रीन कलर वाला। पिंक कलर वाला केसरिया रंग वाला जो है, ठीक है, ये यहां पर अधिकतम मान प्राप्त कर रहे हैं। भैया ये क्या मान है? ये है वैल्यू वी नॉट की, आई नॉट की, आई नॉट की। ये किसकी वैल्यू है? वी नॉट की। तो आप देख रहे हो इसका समय यहां पर अधिकतम मान प्राप्त कर रहा है और ये यहीं पर अधिकतम मान प्राप्त कर ले रहा है। अर्थात धारा जो है, प्रत्यावर्ती धारा, वो प्रत्यावर्ती वोल्टता से अपना अधिकतम मान पहले प्राप्त कर रही है। या कह लो, देख लो, यहां पर पहले ही अधिकतम मान, फिर इसके बाद डाउन हो रही है धारा। ये देखो, यहां पर पहले ही जीरो हो जा रही है, ये बाद में जीरो हो रही है, मतलब प्रत्यावर्ती वोल्टता पीछे है। तो इसे कहते हैं प्रत्यावर्ती, इसे हम कहते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टता, प्रत्यावर्ती धारा लिख लो, प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टता से, प्रत्यावर्ती वोल्टता से कला में क्या है? देखो, प्रत्यावर्ती धारा आगे है तो इसको कह दो अग्रगामी है। क्या है? अग्रगामी है। इसी को एक चीज और लिखा जा सकता है, क्या? अगर हम प्रत्यावर्ती धारा की जगह पहले प्रत्यावर्ती वोल्टता शब्द यूज करें तो लिखेंगे कि प्रत्यावर्ती वोल्टता, या प्रत्यावर्ती वोल्टता शब्द पहले यूज करिए, प्रत्यावर्ती वोल्टता प्रत्यावर्ती धारा से, प्रत्यावर्ती धारा से कला में क्या है? कला में, अब बताओ वोल्टता क्या है? धारा से पीछे है, तो कला में पश्चगामी है। दोनों का भाव एक ही है भैया, दोनों का भाव एक ही है, दोनों का भाव क्या है? एक ही है भैया। ई गुलुआ है, ई गुलुआ है, ई छुटकी है, ई छुटकी है, ठीक है, ई छुटकी है। और गोलुआ और छुटकी दोनों दौड़े इधर, ये भी दौड़ी इधर, ठीक है। ये गोलुआ सोया हुआ था, छुटकी को आगे भगा देते हैं, छुटकी हो गई आगे, गोलुआ हो गया पीछे, गोलुआ हो गया पीछे। छुटकी को नहीं आगे करेंगे, छुटकी क्या है? जिद्दी है। अब देखो, तब नखड़े करती रहती ना, गोलुआ को आगे करते क्योंकि गोलू आगे है ऑलरेडी चित्र में, है ना। छुटकी क्या है? पीछे। तो हम कहेंगे कि गोलुआ आगे है छुटकी से, या ऐसे भी बोल सकते हैं छुटकी पीछे है गोलुआ से। बोलेंगे कि नहीं? छुटकी पीछे है गोलुआ से, या गोलुआ आगे है छुटकी से। तो अग्रगामी पश्चगामी दोनों का भाव समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया है ना। हाँ, क्या लगता था? नहीं लौटेंगे, गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। समझ में आ गया इतना? तो बच्चों, इसको लिखा कैसे जाए? यहां पर देख रहे हो धारा जो है वो आगे है, तो इसको +5 लिखा जाएगा कला में अग्रगामी, ऐसे, क्योंकि ये आगे है, थोड़ा बहुत आगे मान भी हो तब भी +5, जितना कलांतर आगे उतना है, कलांतर होता है ये। यहां पर ये इक्वेशन हम ये इस प्रकार से लिख सकते हैं कि वोल्टता जो है वो है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, और जो धारा का इक्वेशन है वो I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस 5। इसको एक तरह से और लिख सकते हैं, या तो ऐसे भी लिख सकते हो, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, जो लिखा हुआ है इसमें -5 कर दो, और इसको केवल यही लिख दो I बराबर I नॉट साइन ओमेगा, केवल इतना लिख दो, क्योंकि ये पश्चगामी है तो जितना पश्चगामी उतना -5 कर दो, तो बात वही है। दोनों ही इक्वेशन बच्चों लिखी जा सकती हैं, दोनों ही इक्वेशन लिखी जा सकती हैं। इसी प्रकार हम एक बार वोल्टता को आगे कर सकते हैं, यहां पर वोल्टता की इक्वेशन बना सकते हैं और इसको पीछे दिखा सकते हैं, वैसा भी बनाया जा सकता है। हालांकि यहां तक की बातें आप लोगों को ग्राफ की मदद से क्लियर हो गया होगा। क्यों बच्चों जरूरी है? क्योंकि वोल्टता और धारा के बीच संबंध बताना बहुत जरूरी होता है। वोल्टता और धारा के बीच संबंध बताना जरूरी होता है। कभी वोल्टता अधिक होती है, धारा कम होती है, क्योंकि प्रतिरोध हमेशा धारा के मान में कमी लाता है। इस वजह से जब परिपथ में हमें कहीं पर धारा प्रवाहित करना होगा तो हमें देखना होगा कि उसके मार्ग में प्रतिरोध कितना लग रहा है। तो ये सब कैलकुलेशन है, ये उसके पार्ट है बच्चों। हमें तो अपने घरों में बहुत बढ़िया लगता है, स्विच दबाए पंखा चालू हो गया, लेकिन उसके पीछे कितनी की गई रिसर्च है, कितने इक्वेशन सॉल्व किए गए होंगे, कितने कैलकुलेशन किए होंगे, तब जाके वो आज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स आपको दिख रहे हैं। क्लियर? क्लियर हुआ बच्चों? हाँ विद्यार्थी जी, अभी समय है हम लोगों को, इतना पढ़ लिए। इसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं क्या? प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान। इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान। अभी समय है बहुत बढ़िया सा। प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 2 अंक में भी बच्चों आ सकता है, जो मैं अब हल कराने जा रहा हूं। वैसे 2 अंक में आने के कम चांस है, एकदम 10% चांस है। ज्यादा बच्चों जो इसके आने के चांस है वो 5 अंक में है। 5 अंक में तो मैं हल कराने जा रहा हूं, वो सबसे ज्यादा 5 अंक में पूछा जाने वाला प्रश्न है। आप लोग अपनी कॉपी उठाइए और कॉपी में लिखिए,
लिखेंगे प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टता, प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टता का माध्यमान, मीन वैल्यू, माध्य। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम कहर ढा दिया, तड़कता भड़कता एकदम बता दिया सर, तड़कता भड़कता सर आपने एकदम बताया है। सर हम लोग को 6 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, हम लोग का भी दर्द समझिए, अब इतना डीप में जाने का समय नहीं है। अरे भैया गजब आदमी हो आप, क्या ही बताएं हम। और बताइए कुछ किसी को दर्द है? प्रतिवर्ती धारा, प्रत्यावर्ती नहीं लिखे क्या? प्रत्यावर्ती तो लिखे हैं, कहीं कोई दिक्कत है? कहीं लिख दिए हैं? प्रत्यावर्ती प्रत्यावर्ती लिखे हैं, और कहीं पर अगर लिखा हो तो भाई थोड़ा ध्यान देना, गौर करना, अपना समझ लेना, भाव मेरे समझना, हमारे भाव समझना। प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टता का माध्यमान। भाई 6 सब्जेक्ट आप ही नहीं पढ़े हो, आप नए नहीं विद्यार्थी हो तो 6 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। बिहार बोर्ड में एक आप नहीं है, तो बिहार बोर्ड नहीं, अन्य बोर्ड्स भी देखिए, दुनिया देखिए, सभी 6 सब्जेक्ट ही पढ़ के आगे बढ़ते हैं। सभी के पास 24 घंटे का समय है, सभी के पास वही दिमाग है। दिक्कत है इसको जगाने की। ईमानदारी से बोलना कि आपको पढ़ने में समस्या कहाँ आती है? सबसे बड़ी समस्या यही आती है सर, जब रात को हम सोने बैठते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ नींद आती है। तो विद्यार्थी जी, ये जीवन की सच्चाई है, जीवन की सच्चाई है। जो रातों को जगा है उसी ने इतिहास रचा। हर कोई अगर इतिहास रचने लगता और हर कोई का अगर पढ़ने में मन लगता, आज हर घर में IAS IPS बैठे होते, हर घर से बिल गेट्स और एलन मस्क जैसे, APJ अब्दुल कलाम जैसे, स्वामी विवेकानंद जी जैसे लोग बन रहे होते। समस्या हमारे आपके सबके बीच में यही समस्या, मेहनत करने की सोचते तो हैं लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ने में समस्या है। इंटर के बाद BSc करोगे बाबू, BSc करने जाओगे, अकेले 9 बुक BSc के मैथमेटिक्स में है। अगर आप टोटल BSc इस मैथ ऑनर से नहीं कर रहे हो, ऐसे फिजिक्स से कर रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, तो फिजिक्स के आपके 3 पार्ट हो गए, 3 बुक, केमिस्ट्री के आपके हो गए 3 बुक। एक ईयर की मैं बात बता रहा हूँ, 10 साल की नहीं बात बता रहा हूँ, 10 साल की नहीं, एक ही साल में पढ़ना होगा फर्स्ट ईयर में। सिंपल BSc में 9 किताबें BSc की, 3 किताबें फिजिक्स की। हर एक वैसे यूनिवर्सिटी का अलग अलग पार्ट बटा होता है, ठीक है, मैंने जो यूनिवर्सिटी से पढ़ा उसके बाद बता रहा हूँ। 3 बुक फिजिक्स की, 3 बुक केमिस्ट्री की, 1 साल के भीतर ही खत्म करनी है, ठीक है। और एक क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना समय लगता है। फिर प्रैक्टिकल अलग है, और वहां प्रैक्टिकल प्रॉपर करना होता है, फॉर्मेलिटी नहीं होती, प्रॉपर प्रैक्टिकल के नंबर मिलते हैं। ऐसे के कागज का रहेगा और उसमें लिखा होगा आपका रोल नंबर, आपका नाम, जाके करिए जाके, और कॉपी लिख के लाइए, तभी नंबर मिलेंगे। 150 विद्यार्थी में 24 विद्यार्थी पास होते हैं, ये हाल था। तो ग्रेजुएशन अब तो खैर दौर ही चल गया है, आइए जाइए पढ़िए, ग्रेजुएशन करिए। बच्चों समझ लीजिए, पढ़ने का अपना रूटीन फिक्स कीजिए, अपने अंदर वो जागरूकता लाइए, अपने अंदर के हुनर को आवाज दीजिए, अपने अंदर की प्रेरणा को जन्म दीजिए। आप कर सकते हैं। आईने के सामने खुद को खड़ा रखिए, अपने घर के उन बूढ़ी माँ बाप की आंखों को देखना कि हमें अपने मम्मी पापा के लिए कुछ ना कुछ करना है। उन्होंने हमें जीवन दिया, हमें संरक्षण दिया, आज हमें इस लायक बनाया कि मैं इंटरमीडिएट तक पढ़ के आ गया हूं। अर्थात उन्होंने इतना खर्च किया, इतना पढ़ाया, हर एक चीज सुविधा दिलाई जो उनसे हो सकता था, लेकिन अब उसका 100 गुना मैं उन्हें वापस करूंगा। प्रेरणा के भाव हैं। निगेटिव नहीं सोचिए कि नहीं ये तो नहीं होता है, हम कहाँ कर पाएंगे। ऐसा प्रेरणा लाने के यही सारे तरीके हैं, और कोई नहीं, दुनिया कोई ताकत बाहरी प्रेरणा नहीं है। तब अंदर छिपी आपकी शक्ति है, बाहर से कोई नहीं जन्म लेता है। प्रत्यावर्ती धारा, आपके अंदर ही कलाम है, आपके अंदर स्वामी विवेकानंद है, आपके अंदर ही महात्मा गांधी है, आपके अंदर ही सुभाष चंद्र बोस है, आप ही के अंदर भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद है, ठीक है। बस उसे याद करने की जरूरत है कि आपके अंदर कितनी ताकत छुपी है। प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टता का माध्यमान, बात नहीं करना, अभी समाप्त हो जाएगा जल्दी। बच्चों अगर हम प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान निकालें, एक बात गौर करना विद्यार्थी जी, समय पढ़ने में आना चाहिए, मजा आना चाहिए, बस बाकी बात नहीं। विद्यार्थी जी अगर एक चक्र का हम औसत मान निकालें, जैसे यहाँ पर जो आप लोग ग्राफ देख रहे हो, ये ग्राफ जो आप लोग देख रहे हो बच्चों, ऊपर वाला अक्ष क्या होता है? देखो ये माइनस और प्लस। अगर बच्चों ऊपर वाला देखेंगे तो अक्ष पॉजिटिव और नीचे वाला निगेटिव होता है। अगर एक चक्र हम टोटल लेंगे तो ऊपर ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, टोटल जुड़ के क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। टोटल जुड़ के क्या आ जाएगा? प्लस वी नॉट और माइनस वी नॉट जुड़ के क्या आ जाएगा? 0। माध्यमान कभी एक चक्र का नहीं होता
ठीक है, कभी एक चक्र का टोटल औसत मान नहीं निकलेगा बल्कि अर्ध चक्र का निकलेगा। जीरो से समय स्टार्ट किया, यहां पर क्या था t/2। अगर जीरो से t के लिए कहेंगे समय निकालिए माध्यमान, तो नहीं निकलेगा, माध्यमान जीरो हो गया, जोड़ते ही वैल्यू जीरो होगी। तो विद्यार्थी जी इसलिए हमेशा जो माध्यमान निकलता है वो अर्धचक्र का निकलता है। ठीक है, हमेशा जो माध्यमान बच्चा पार्टी निकलता है वो किसका निकलता है, अर्धचक्र का निकलता है, पूरे चक्र का नहीं निकलता, पूरे चक्र का माध्यमान नहीं निकलता है। क्लियर? चलिए यहां पर लिख देता हूं, एक पूर्ण चक्र के लिए, एक पूर्ण चक्र के लिए, चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का, प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान, माध्यमान शून्य होता है, शून्य होता है। प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान बच्चों क्या होता है, शून्य होता है। एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान शून्य होता है। ठीक है, एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान शून्य होता है। इसलिए प्रत्यावर्ती धारा, इसलिए औसत मान, औसत या माध्यमान, औसत या माध्यमान प्रत्यावर्ती धारा के औसत या माध्यमान अर्धचक्र के लिए, अर्धचक्र के लिए प्राप्त करते हैं, प्राप्त करते हैं। अर्धचक्र के लिए माध्यमान को इसे IM से प्रदर्शित करते हैं। माध्यमान को बच्चों किससे प्रदर्शित करते हैं, IM से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान से सुनना, प्रदर्शित करते हैं। अगर विद्यार्थी जी मैं IM की बात करूं, माध्यमान IM बराबर क्या होगा, आप ही कहेंगे सर कुल धारा बटे कुल समय अंतराल, है ना, कुल धारा अर्धचक्र में ना, लेकिन अर्धचक्र में कुल धारा बटे में अर्धचक्र में समय अंतराल, अर्धचक्र में समयांतराल, यही तो लिखेंगे समयांतराल। तो विद्यार्थी जी आप ही बताओ कि अर्धचक्र में कुल धारा कितनी है। अगर मैं छोटे से समय अंतराल के लिए कहूं dt, तो I जो धारा है, कुल समय अंतराल जो भी होगा तो समाकलन 0 से t/2, t/2 मतलब आधे समय अंतराल के लिए, अभी मैंने ग्राफ बनाया था, आधे 0 से t/2। समाकलन क्या है, बड़े मियाँ है, छोटे छोटे कामों को बहुत आसान तरीके से कर देते हैं। किसी बड़े मान को प्राप्त करना तो छोटे छोटे भाग में कर देते हैं, बड़े मियाँ है, बड़े मियाँ। मैंने बताया था अवकलन छोटे मियाँ, समाकलन बड़े मियाँ। तो I dt बच्चों अपान में अर्धचक्र में समय अंतराल, तो अर्धचक्र का समय अंतराल कितना, t/2। बोलो सही है ना। यहां पर विद्यार्थी जो t/2 लिखा हुआ है तो पलट करके तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये मिलेगा IM = 2 पाई अपान में कैपिटल T। समाकलन बनाइए वो वाला I, ये कुल धारा है अर्धचक्र की I dt, और बच्चों ऊपर क्या है t/2 अपान में 0 से शुरू होगा। अरे भाई तुम लोग ना ऐसे, ये इतना, यहाँ क्या है t/2 है, यहाँ क्या है 0 है। t = बच्चों क्या होता है 2 पाई ओमेगा होता है। अगर मैं यहाँ पर t = 2 पाई ओमेगा रख दूं तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुई, किसी को कोई दिक्कत नहीं होने का, 2 पाई ओमेगा। ध्यान से देखना, समाकलन इधर भी t की जगह पर क्या 2 पाई ओमेगा, 2 पाई ओमेगा अपान में 2, t की जगह ये 0। अच्छा I की वैल्यू कौन बता सकता है, I बराबर होता है I0 sin ओमेगा t, I की वैल्यू I0 sin ओमेगा, ये I की वैल्यू है इनटू का dt। अरे प्रत्यावर्ती धारा की समीकरण यही तो होती है जी गुरुदेव। बच्चा पार्टी यहां देखेंगे कि 2 से 2 मरा, इस 2 से ये 2 मरा, ओमेगा पलट के ऊपर पहुंचेगा, इस प्रकार से IM बराबर मिलेगा विद्यार्थी जी। ओमेगा ऊपर पलट के पहुंचा, ओमेगा अपान में ये क्या है पाई लिखेंगे। ओके गुरुजी, समाकलन का चिन्ह बनाएंगे, 0 लिमिट, ऊपर क्या बचा है पाई ओमेगा लिमिट बचा है, तो पाई ओमेगा, ये I0 sin ओमेगा t, I0 sin ओमेगा, I0 sin ओमेगा t dt। I0 बच्चों कॉमन कांस्टेंट वैल्यू देखो, dt मतलब t के सापेक्ष समाकलन, तो t जहां कहीं भी है बस उसी का समाकलन होगा, बाकी कांस्टेंट होगा वो बाहर कर लेंगे। इस प्रकार से विद्यार्थी जी IM की वैल्यू आ जाएगी I0 ओमेगा अपान में है पाई है, समाकलन 0 से पाई ओमेगा, और ये साइन ओमेगा t dt, साइन ओमेगा t dt। विद्यार्थी जी आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अगर समाकलन साइन ax है और dx लिखा हुआ है तो इसका समाकलन होता है माइनस का साइन का होता है cos ax, और बटे में a होता है। वहां अवकलन में क्या था, गुणा में a जाता था, यहां बटे में a आ रहा है। बच्चों उसी प्रकार से अगर इसको हम हल करेंगे तो क्या बन जाएगा आप ही बताओ।
अगर हम उसको हल कर लेंगे उसी प्रकार से, ठीक है, तो कोई दिक्कत तो नहीं होना है ना, सही है। वही वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ पर विद्यार्थी जी। चलो इसी कलर से हल कर लेते हैं, आई नॉट ओमेगा अपान में पाई। विद्यार्थी जी अगर इसको हल किए साइन ओमेगा टी ए टी उसी के हिसाब से, तो अब समाकलन चिन्ह हट जाएगा, सब कुछ केवल लिमिट बचेगा। और ये ब्रैकेट में देखो साइन ओमेगा टी को लिखेंगे माइनस का कॉस ओमेगा टी, ठीक वैसे ही ए एक्स ओमेगा टी डी टी, वैसे एक्स डी एक्स। और अपान में जो गुणांक में था ओमेगा, यहाँ ए था, वहां बटे में तो ए नहीं लिखना है, यहाँ पर जो भी गुणांक में है ओमेगा। और लिमिट पे 0 से पाई बाई ओमेगा लिमिट अप्लाई करेंगे। वैसे लिमिट कहाँ अप्लाई होती है सभी को पता है ना, जिसके सापेक्ष करते हैं, टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो टी की जगह पर ही लिमिट अप्लाई होती है, बाकी चीजें बाहर होती है। जैसे ओमेगा तो ओमेगा आप बाहर कर लीजिए, तो आई नॉट ओमेगा, ये माइनस भी जो है ना इसको भी बाहर कर लीजिए, माइनस आई नॉट ओमेगा बटे में ये आई है ही, ये ओमेगा बाहर आ गया ओमेगा, ठीक है। लिमिट में कॉस ओमेगा इंटू टी की जगह पर बच्चों पहले अपर लिमिट तो पाई बाई ओमेगा, फिर माइनस अपनी तरफ से लगाया जाता है, माइनस कॉस लोअर लिमिट लगाई जाती है, लोअर लिमिट पे पहले तो ओमेगा, फिर टी की जगह पर लोअर लिमिट मतलब 0 ओमेगा इंटू 0। ध्यान देना बच्चों, यहां पर क्या हो रहा है कि ओमेगा से ओमेगा मर गया, क्या वैल्यू बची, वैल्यू बच रही है माइनस का आई नॉट पाई अपान में पाई, ये ब्रैकेट में बना क्या कॉस, ओमेगा से ओमेगा कट गया तो कॉस पाई बना, माइनस ये कॉस ओमेगा इंटू 0 तो 0 डिग्री। विद्यार्थी जी यहां गौर करना, माइनस का आई नॉट बटे पाई और ब्रैकेट में, अरे भैया समझ लो, कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, माइनस का 1 होता है, माइनस ये वाला माइनस कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, केवल 1 होती है, -1 -1 -2 बन जाएगा, और -2 का गुणा माइनस से होगा तो प्लस हो जाएगा, तो कुल मिला के आ जाएगा 2 आई नॉट बटे पाई। ये बच्चों क्या है, आई एम की वैल्यू है। यही विद्यार्थी जी माध्यमान हो जाता है, यही विद्यार्थी जी माध्यमान हो जाता है। ये धन अक्ष के लिए है, धनात्मक धारा के लिए, धनात्मक धारा के लिए। अगर बच्चों ऋण अक्ष के लिए हो, इस प्रकार से अक्ष हो, नीचे के लिए हो, तो बच्चों इसके लिए धारा का मान जो आई एम का मान होगा वो -2 आई नॉट बटे में पाई होगा। इसी प्रकार बच्चों वोल्टता के लिए भी होता है, इसी प्रकार वोल्टता के लिए, इसी प्रकार वोल्टता के लिए अगर बोला जाए, वोल्टता के लिए तो वी एम बराबर होगा 2 वी नॉट अपान में पाई बच्चों, या वी एम माइनस अच के लिए -2 वी नॉट बटे पाई। ऋणात्मक के लिए आज के लिए इतना ही बच्चों। सीयूईटी नॉर्मल ग्रेजुएशन में के अंतर है भैया, सीयूईटी के थ्रू आप कैंपस सिलेक्शन लेते हैं, ठीक है, कैंपस सिलेक्शन, वहां पर अंतर नहीं है, अंतर यह है कि क्वालिटी में अंतर है, बाकी योग वैल्यू वही है, क्वालिटी में अंतर है, वैल्यू वही है। मतलब आप इंटरमीडिएट कर रहे हो बिहार बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से, है ना, आईसीएसई बोर्ड से, तो बोर्ड से किसी से इंटरमीडिएट तो पास किया ना, और फिर आप कहीं भी अपनी परीक्षा दे सकते हो, कोई भी परीक्षा आप दे सकते हो, बैठ सकते हो, क्योंकि वो भी बोर्ड वाले हैं, आप भी बोर्ड वाले। क्वालिटी का अंतर हो गया, वो इंग्लिश मीडियम से आप हिंदी मीडियम से हो, वो इंग्लिश मीडियम से आप हिंदी मीडियम से हो, जहां वरीयता हिंदी मीडियम की ज्यादा होगी आपकी योग्यता ज्यादा होगी, जहां पर वरीयता इंग्लिश मीडियम की होगी तो वहां इंग्लिश मीडियम वाले। ठीक वैसे ही जब बच्चों बात होती है कैंपस सिलेक्शन की, सीयूईटी के थ्रू जाने की, तो सीयूईटी वाले बच्चे कैंपस सिलेक्शन लेते हैं। जैसे मैंने एक बार आप सभी के बीच में शायद चर्चा भी की थी कि अभी हाल फिलहाल में जो लास्ट ईयर मेरे स्टूडेंट थे, उसमें से हर्ष और सार्थक PHU में गए, और NIT में, सोनीपत NIT में आवेश आलम नाम का लड़का गया था। वैसे इसके पहले भी कई स्टूडेंट जा चुके हैं, सचिन, गौरव, जो कि NIT में गए थे। तो पिछले 2-3 साल से बच्चे सही मार्गदर्शन में तैयारी किया, और उन्होंने 12th के बाद ही ऐसी जगहों पे सिलेक्शन लिया जो मुझसे पढ़ रहे थे। वैसे हमारे सहयोगी शिक्षक भी ऑफलाइन में जब मैं पढ़ा रहा था तब से, वो लोग भी साथ में पढ़ा रहे थे, तो एक अच्छा मार्गदर्शन मिला उनको और वो सिलेक्टेड हुए। अब 100 बच्चों में 2-3 सेलेक्ट होते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, 1000 की संख्या में 2-3 होते तब भी ये लगता है कि भाई बच्चों ने तो संघर्ष किया, स्ट्रगल किया, कुछ बच्चे कहीं प्राइवेट करने लगते हैं। तो वैसे ही BSc CUET बच्चों अगर पास आउट करके आप बीटेक करना चाहते हो, बीटेक भी कर सकते हो, CUET में बीटेक का भी होता है ऑप्शन, BCA होता है, आप कुछ भी करना चाहो, BCom BSc जो भी, तो कैंपस सिलेक्शन होता है, BHU, JNU, दिल्ली, सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी JNU, ठीक है, और JNU हो गई, फिर दिल्ली, फिर BHU, ऐसे करके टॉप की लगभग 10 यूनिवर्सिटी है इंडिया में जो बहुत अच्छा वर्क करती है। आप किसी में भी CUET के थ्रू अगर आपकी रैंक अच्छी आएगी तो आपको एडमिशन मिलता है, रैंक अच्छी लाना होगा, ठीक है। तो आपको वहाँ पर कैंपस में क्या होता है, बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती है, रहना बहुत कम में, खाना बहुत कम में, मतलब एक नॉमिनल फी होती है, और साथ ही साथ स्कॉलरशिप भी मिलती है, अर्थात सरकार के द्वारा आपको बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप मिल जाती है, जिससे कि आपका खर्च अच्छा खासा ठीक ठाक चल जाएगा, और कुछ बहुत ही पैसा घर से लेना पड़ेगा, बाकी आपकी सारी व्यवस्थाएं चल जाएंगी, ठीक है। पढ़ाई अच्छी हो जाती है आराम से कैंपस से, और वहाँ से जब आप पढ़ाई करके निकलते हो तो यहाँ पर वैल्यू समाज में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आप वहाँ पर प्रॉपर क्लासेस प्रोफेसर लेते हैं और अच्छे से क्लासेस रन होती है। चलिए बच्चों, आज से अभी विदा लेता हूँ, कल फिर आपकी क्लास होगी, इसी के आगे मैं आपको बताऊंगा ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, कल होगा ट्रांसफार्मर के बारे में, और कल विभिन्न प्रत्यावर्ती धारा परिपथ को भी मैं आपको बताऊंगा, L परिपथ, R परिपथ, LC परिपथ, अनुनादी परिपथ क्या होता है जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है, उसको भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। लव यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट डे। जय हिंद, वंदे मातरम।
हाँ तो विद्यार्थी जी, जय हिंद।